नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम कुछ प्रश्न को देखने वाले हैं जो फिलहाल अभी जो परीक्षा चल रही है सीटेट 2021 की यानी दिसंबर महीने में उसके उसके कुछ प्रश्न को देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आज के हम वीडियो में जो है कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे और मेरे साथ साथ आप लोग भी इस प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। साथ ही मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर मुझे यह चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कृपया कर मुझे इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। तो मैं जल्द ही उस पर भी वीडियो आप सबके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज हम देर न करते हुए बढ़ेंगे हम पहले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबा दे और दोस्तों के बीच जल्द से जल्द शेयर कर दे, ताकि सभी अभ्यर्थी जो है इस वीडियो को देख सके, सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके और वह यह जान सके कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और लाइक कर दे, ताकि आपको जो है यह सूचना कोई भी या वीडियो या किसी भी तरह का लाइव सेशन भी आपको समय पर मिल सके। तो हम देर न करते हुए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि दिसंबर 2021 में यह प्रश्न जो है 21 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। तो हम देखेंगे यहाँ पर 21 दिसंबर की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो 21 दिसंबर की परीक्षा में जो प्रश्न था वो यह था कि एक रचनावादी कक्षा में, हमने आपको यह चैप्टर काफी अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था, कंस्ट्रक्टिविज्म आपको पता भी होगा, जिसका नाम संरचनात्मकतावाद था, या उस चैप्टर को हम लोग रचनावादी भी कह सकते हैं। संरचनावाद कहिए या संरचनात्मकतावाद कहिए या निर्माणवाद कहिए, सबका मतलब एक ही होता है ना बेटा। तो आप तो इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, तो कमेंट करके जरा हमें बताइए तो इसका जवाब क्या होना चाहिए। जल्दी से देखिए क्वेश्चन को किस तरह से इसके ऑप्शन को उलझाया गया है, तो आप जरा सोचिए और सोचकर बताइए कि कंस्ट्रक्टिविज्म हमने आपको बताया था इसके बारे में। हाँ, आप लोग का जवाब ठीक आ रहा है। हमने आपको बताया था रचनावादी कक्षा में, कंस्ट्रक्टिविज्म कक्षा में बच्चे जो है हमेशा क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। साथ ही साथ शिक्षक को भी सक्रिय रहना पड़ता है, तभी बच्चे सही तरीके से चीजों को सीख पाएंगे। तो एक का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन एक, कि छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ बेटा कि छात्र सक्रिय हैं लेकिन शिक्षक निष्क्रिय हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। छात्र तो सक्रिय होते हैं लेकिन शिक्षक को भी सक्रिय रहना पड़ता है, तभी छात्र को वो सही तरीके से चीजों को बता पाएंगे। यहाँ पर बच्चे को दिक्कत होगा वहां पर शिक्षक उन्हें मदद कर पाएंगे, तो शिक्षक को भी छात्र के साथ साथ सक्रिय भूमिका निभाना पड़ेगा। तो रचनावादी कक्ष में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, तो एक का सही आंसर है ए। सी तो एकदम गलत लिखा हुआ, क्योंकि सी में डायरेक्ट लिख दिया हुआ है निष्क्रिय होते हैं, तो निष्क्रिय होते नहीं है, इसलिए जो एक का सी आंसर है वो बिल्कुल ही गलत है। डी जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ छात्र और शिक्षक दोनों निष्क्रिय हैं, तो यह भी ऑप्शन गलत है। सही आंसर क्या हो गया बेटा, एक का ए हो गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो 21 दिसंबर की परीक्षा में पूछे गए थे कि किस पक्षी की आंखें इंसान की तरह होती है। जरा आप लोग इस प्रश्नों का उत्तर दीजिए, बताइए कमेंट करके कि क्या होना चाहिए आंसर। चौथा ऑप्शन बेटा याद नहीं है, इस वजह से चौथा ऑप्शन नहीं लिखा गया है। तीन ही ऑप्शन दिया गया है, इस तीन में से ही आपको उत्तर बताना है कि क्या होना चाहिए उत्तर। देखिए किस तरह से आसान प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, है ना बेटा। तो इसी तरह से इजी प्रश्न ही आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होना चाहिए जवाब। देखिए किस पक्षी की आंखें इंसानों की तरह होती है। तो यहाँ पर एक है भारतीय रॉबिन, तो ये आंसर तो है नहीं, बुनकर पक्षी है ही नहीं। तो सही आंसर जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का वो है ऑप्शन नंबर 1 उल्लू। तो 2 का सही आंसर क्या हो गया बेटा, उल्लू। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहलबर्ग के स्टेज 3 और लेवल 2 का नाम क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको 21 दिसंबर के परीक्षा में, जो हाल फिलहाल अभी जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा में ही ये प्रश्न पूछा गया था कि कोहलबर्ग का जो स्टेज 3 और लेवल 2 का जो नाम है स्टेज 3 का वो क्या है। मतलब स्तर 2 में जो अवस्था नंबर 3 था बेटा उसका नाम बता दो। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको पता है। सी क्या होना चाहिए यहाँ पर, म्यूचुअल एक्शन तो हम लोग पढ़े ही नहीं, तो डी तो ऑप्शन होगा नहीं बेटा। तो सी आज्ञाकारिता और दंड हमने पढ़ा है, कौन सा है ये, लेवल 1 का स्टेज 1 है। कानून और व्यवस्था कौन है, ये लेवल 2 का स्टेज 4 है, और ये है आपका लेवल 2 का स्टेज नंबर 3, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। कितना आसान प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं ना। मेरे बताने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए था इसका, है ना। जो भी प्रश्न हम देखेंगे उससे पहले आपको उत्तर देना है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विकास है
आपको कुछ दिन पहले मतलब परीक्षा होने से पहले मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन आपको करवाया था। अभी भी आप वीडियो देख सकते हैं जाकर, हमारे वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें ये क्वेश्चन था कि विकास क्या है। तो बताइएगा विकास क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शन का मतलब होता है एक दिशीय, और दूसरा है परिवर्तनीय, तीसरा है पूर्व निर्धारित, और चौथा है केवल वंशानुगत। कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होना चाहिए कि विकास क्या है। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का कि विकास जो है परिवर्तनीय है। यूनिडायरेक्शनल मतलब होता है कि हमारा विकास सिर्फ एक ही दिशा में होता है। बिल्कुल नहीं, ये तो गलत लिखा। हमने पढ़ाया भी है, जो ऑफलाइन बैचेज चलती है वहां भी हमने आपको बताया है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो मल्टी डायरेक्शनल है। मतलब हमारा जो विकास है वो विभिन्न पक्षों में होता है, विभिन्न दिशाओं में होता है। हर दिशा में हमारा विकास होता है, एक दिशा में नहीं होता। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, वो कट गया। हाँ, हमारा विकास परिवर्तनीय है, हम अपने विकास को बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपका सामाजिक विकास बुरा हो गया, आप चीजों को, गलत चीजों को सीख चुके हैं, गलत समाज में रहकर आप चोरी करना सीख चुके हैं, मारपीट करना सीख चुके हैं, झगड़ा लड़ाई करना सीख चुके हैं, गाली गलौज करना सीख चुके हैं, तो आप अच्छे समाज में रहकर, अच्छे लोगों के संपर्क में रहकर आप अपने डेवलपमेंट को बदल सकते हैं, आप अपने दिशा को चेंज कर सकते हैं, और आप अपने विकास को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। मतलब आपका विकास यहाँ पर क्या हो गया बेटा, परिवर्तनीय हो गया, परिवर्तन हो गया। आपके विकास में क्या आ गया, मॉडिफाइबल हो गया, मतलब चेंजेबल आ गया। आपका विकास परिवर्तित हो गया। क्या पूर्व में निर्धारित होती है? बिल्कुल भी नहीं बेटा, हमारा विकास पहले से निर्धारित नहीं होता है। हमारा विकास जो है जैसे जैसे हम अपने वातावरण में ढलते जाते हैं वैसे वैसे हमारा विकास होते जाता है। तो पूर्व में निर्धारित नहीं होता। केवल वंशानुगत है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारा वंशानुगत और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है हमारा विकास। तो सही आंसर 4 का क्या होना चाहिए बेटा, वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितने आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आज तो परीक्षा है नहीं बेटा, आज तो 25 तारीख क्रिसमस डे का छुट्टी है ना, इसलिए परीक्षा है नहीं। कल आप लोग की परीक्षा, कल से पूरा सीटेट की शुरू हो रही है। तो एकदम अच्छे से तैयारी करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से चैप्टर पढ़िए। काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको पियाजे से, वाइगोत्स्की से, कोहलबर्ग से पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से करना है। सभी चैप्टरों को काफी अच्छे तरीके से थ्योरी को समझकर क्वेश्चन को करना है, ताकि आप वहां पर अच्छे मार्क्स गेन कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं बेटा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ रहे हैं कि रानी बिहार से है, उसका परिवार अब महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया है। वह स्कूल से अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत सीखती है और अपने दोस्तों से मराठी सीखती है। वह मराठी कैसे सीख रही है? तो यहाँ पर एक रानी नाम की लड़की है जो कहाँ से बेटा, बिहार से। आप लोग का जवाब दीजिएगा। 3 तो होगा नहीं आंसर, रट कर सीखना और उपयुक्त सभी तो होगा नहीं। तो सी और डी तो नहीं होगा, ये तो पता। या तो ऑप्शन ए होगा बेटा, या तो ऑप्शन बी होगा। तो आप लोग बताना है कि ऑप्शन ए और बी में क्या है। मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, तब तक आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है कि रानी बिहार से है, उसका परिवार जो है महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया है। वह स्कूल से, जहां वो पढ़ने जाती है, वहां पर वो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत सीखती है। तो आपको पता है कि जब भी आपको कोई विषय को सीखना पड़ता है, ठीक है, स्कूल जाकर या किसी के संपर्क में रहकर, जब आप उस विषय को सीखते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं लर्निंग करना। मतलब आप उस चीजों को लर्निंग कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, लैंग्वेज को सीख रहे हैं। लेकिन जब आप अपने सहपाठियों से सीखते हैं, समाज में रहकर चीजों को सीखते हैं, जैसे आपको हिंदी किसी ने नहीं सिखाया, आपने अपने पापा को बोलते देखा, अपने भाई को बोलते देखा, समाज में लोगों को बोलते देखा, तो उससे आपने हिंदी सीख ली। तो जैसे ही आपने उस भाषा को सीखा, दूसरे के माध्यम से वो बोलते हैं और आपने सीख लिया। इस भाषा को सीखने के लिए ना आपको स्कूल जाना पड़ रहा है, ना ही आपको कोई नियम या कानून को देखना पड़ रहा है। तो जब आप अपने दोस्तों या सहपाठियों से चीजों को सीखते हैं या बड़े बुजुर्गों से चीजों को सीखते हैं, तो उसे हम लोग भाषा का अधिग्रहण कहना कहते हैं। तो 5 का सही आंसर बेटा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, भाषा का अधिग्रहण। 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं होगा। भाषा सीखना तब होगा जब आप चीजों को स्कूल में या किसी शिक्षक के संपर्क में, जहां पर आपको भाषा का नियम सीखना पड़ता है, वहां पर आप बोलेंगे कि आपने भाषा को क्या कर लिया है, लर्न कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आपने भाषा का अधिग्रहण कर रहे हैं, मतलब आप मराठी जो है अपने दोस्तों के साथ सीख रहे हैं, दोस्तों से सीख रहे हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बेटा? ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि संजना को हर दिन बर्गर खाना बहुत पसंद है। अपने शरीर पर इसके दुष्प्रभावों से अवगत होने के कारण वह खुद से वादा किया कि अगर वह 1 महीने के लिए बर्गर खाने से खुद को रोकने में कामयाब रही तो वह अपनी पसंद की एक किताब खरीद लेगी। यह डाइस का एक उदाहरण है। देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे किस दिसंबर के एग्जाम में। यह क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, जरा आप लोग बताइएगा। कि मान लीजिए कि आपको ना बर्गर खाना बहुत ज्यादा पसंद है और आप जानते हैं कि अगर हम बर्गर खाएंगे तो हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा,
और आप यह सोचते हैं कि शायद हम कुछ दिनों बर्गर खाना छोड़ दें, महीने 2 महीने, तो उससे जो पैसा हमारा बच जाएगा, जो पॉकेट खर्चा जो हमारा बच जाएगा, उससे हम अपने एक मनपसंद किताब को खरीद लेंगे। तो आपने क्या किया यहाँ पर, आप अपना आत्म सुदृढ़ीकरण किया, है ना। क्या किया आपने, आत्म सुदृढ़ीकरण किया, मतलब सेल्फ रीइंफोर्समेंट किया। तो सही आंसर 6 का क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। आपने आत्म सम्मान तो किया नहीं, आत्मनिर्देश भी नहीं दिया और स्वयं के व्यवहार का अवलोकन भी नहीं किया। यहाँ आप आत्म सुदृढ़ीकरण, तो सही आंसर क्या होना चाहिए, 6 का वो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाठ्य पुस्तक है, सेम क्वेश्चन हमने आपको लास्ट डे जो आपका टेस्ट हुआ था, जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ था कोचिंग पर, वहां पर भी हमने आपको इस तरह के क्वेश्चन को बताया है और सेम क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी हमने पूछा था, संडे के दिन हुई परीक्षा में, जिसमें कुछ बच्चे को कंफ्यूजन भी रह गया था। और देखिए सेम क्वेश्चन आपके परीक्षा में 21 दिसंबर को भी पूछ दिया गया। ठीक है बेटा, तो बताइए एक पाठ्य पुस्तक है, क्या है एक पाठ्य पुस्तक, केवल वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, हमने तो बता ही दिया। जब केवल वाला ऑप्शन नहीं होगा तो ए और बी दोनों तो होगा ही नहीं, और इनमें से कोई तो आंसर है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा। पाठ्य पुस्तक आपका एक संसाधन है ना, एक क्या है, यह संसाधन है। तो सही आंसर 7 का क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। एकदम आप लोग का भी सही जवाब आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी 7 का एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जो ईवीएस का मुख्य जो थीम है उसमें से कौन सा नहीं है। थीम कौन सा नहीं है आप लोग को पता है, सबको पता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है और कई बार सीटेट ने इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया है, और इस बार भी यह क्वेश्चन सीटेट ईवीएस में डाले हुए हैं किस दिसंबर के एग्जाम के दिन। तो बताइएगा ईवीएस का जो थीम है वो इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है परिवार और दोस्त, ऑप्शन बी है पौधे और जानवर, ऑप्शन सी है चीजें जो हम करते हैं, और ऑप्शन डी है आवास। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ए तो है ही, सी भी है और डी भी है। सही आंसर क्या है बेटा, वो है आपका पौधे और जानवर। हम देखते हैं थीम क्या है ईवीएस का। देखिए यहाँ पर आपके परिवार और दोस्त थीम है, आपका आवास भी थीम है, आपका पानी भी है, शेल्टर यानी सॉरी आवास भी है, सॉरी हमने आवास को भी बताया। चीजें जो हम करते हैं, देखिए यहाँ पर थिंग्स वी मेक डू, यह भी आपका क्या है, एक थीम है ईवीएस का। परिवार और दोस्त, ये भी देखिए हमने परिवार और दोस्त, यह भी आपका थीम है बेटा। लेकिन आप जो यहाँ पर देखिए पौधे और जानवर, देखिए ये थीम नहीं है आपका ईवीएस का, ये थीम नहीं है, ये तो सब थीम है आपका। जो आपने वहां पर देखा परिवार और जानवर, ये थीम नहीं है आपका, सब थीम है। तो सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, परिवार और जानवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षिका फूलों की घाटी के बारे में पढ़ाना चाहती है कि उसने अध्यापन के दौरान किन किन चीजों का प्रयोग किया। एक शिक्षिका स्कूल में जो फूलों की घाटी को पढ़ा रही है, तो पढ़ाने के दौरान, अध्यापन के दौरान इनमें से किस किस चीजों का प्रयोग कर सकती है। तो भारत का नक्शा, अगर फूलों की घाटी को पढ़ा रही है तो भारत का नक्शा का इस्तेमाल होगा बेटा। कमेंट करके बताइए क्या सही होना चाहिए आपके अनुसार इसका उत्तर। तो मेरे अनुसार से तो एक सही है ना बेटा, भारत का नक्शा तो होगा ही। और 2 स्थानीय फूल, यह भी होना चाहिए कि फूलों की घाटी के बारे में पढ़ा रहे तो स्थानीय फूल के बारे में तो जानकारी दिया ही जाएगा। मधुबनी पेंटिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, और कार्यपत्रक वर्कशीट ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेरे अनुसार से 1 और 2 होना चाहिए। तो सही आंसर जो 10वां का है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। 10th का जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और समझते हैं वर्ली कला। जो आपका वर्ली कला है किससे बनाई जाती है बेटा, यहाँ पर बनाई, यहाँ पर होगा बनाई जाती है। तो वर्ली कला किससे बनाई जाती है बताइए, घास और पत्थर। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं सीटेट, और 21 दिसंबर की परीक्षा में भी यह प्रश्न डाला गया है। तो वर्ली कला किससे किससे की जाती है, किससे बनाई जाती है, तो एक तो है नहीं, है ना। हाँ आप लोग का जवाब सही है बेटा, बी भी नहीं है आपका, बांस और पत्थर है नहीं। गाय का गोबर हाँ हो सकता है, और घास तो नहीं है ना, तो यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर गाय का गोबर लिखा हुआ है, तो ये तो आंसर गलत हो गया क्योंकि घास तो है नहीं। हाँ मिट्टी और गोबर ये ज्यादा सही आंसर है, मिट्टी के जगह पर होना चाहिए मड यानी कीचड़, है ना, गीली मिट्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर वैसे देखा जाए ए बी सी डी, उसमें से सबसे ज्यादा सटीक आंसर ऑप्शन डी है, मिट्टी और गोबर। तो 11 का सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, डी, मिट्टी और गोबर, है ना। तो 11 का सही आंसर है डी। कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत हो रहा तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके समस्या का हल करेंगे। तो 11 का सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक लड़की को 14 पत्थर दिए जाते हैं, वह उन पत्थरों को बारी बारी से छोटी लाइन, बड़ी लाइन और मध्यम लाइन बनाती है और उसे बार बार गिनती है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित है। 2 ही ऑप्शन याद है, सी और डी ऑप्शन ध्यान नहीं रहा, इस वजह से आपको सी और डी ऑप्शन यहाँ नहीं दिए गए हैं, बाकी इसी में से आपका एक आंसर है। क्वेश्चन समझिएगा, जीन पियाजे से किस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं।
पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं आपकी। 21 दिसंबर की परीक्षा में ये प्रश्न डाले गए थे कि एक लड़की को 14 पत्थर दिए गए हैं, वह उन पत्थरों को बारी बारी से छोटी लाइन, बड़ी लाइन और मध्यम लाइन बनाती है और उसे बार बार गिनती है। जब यह काम कर रही है वो लड़की, तो इसका मतलब नंबर कंजर्वेशन को वो सीख रही है। तो सही आंसर 12 का क्या होना चाहिए बेटा? बी होना चाहिए, क्रमबद्धता। बी होना चाहिए संख्या संरक्षण। क्रमबद्धता तब होगा जब वह क्रम में लगाती है, पहले बड़ी लाइन, फिर उससे छोटी लाइन, फिर उससे छोटी लाइन, या फिर पहले छोटी लाइन, फिर मध्यम लाइन, फिर बड़ी लाइन। तब क्रमबद्ध के तरीके से अगर चीजों को सजाती तब होता है। ऐसा नहीं है वो काउंटिंग सीख रही है, वो बार बार गिन रही है कि हमने कितने लाइन बना दिए इस पर, तो कितने लाइन बना दिए, तो संख्या का संरक्षण वो सीख रही है। तो 12 का सही आंसर होना चाहिए बेटा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। आप लोग का आंसर की भी बेटा जनवरी से पहले आ जाएगा। जनवरी के लास्ट वीक में आप लोग का जो है रिस्पॉन्स शीट वह भी आ जाएगा। रिस्पॉन्स शीट आप लोग देख लेंगे किस तरीके से आपने रिस्पॉन्स किया था, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर दिया था आपने, वो सारा चीज आपको मिल जाएगा जनवरी के अंतिम सप्ताह में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वह है डाइस के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? नहीं है बेटा, नहीं है वाला पूछ रहा है। डाइस के अलावा, एक के अलावा इसमें से सब होगा और एक नहीं होगा। तो यहाँ पर आत्मकेंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म बच्चे में तो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, वो अपनी बातों को मनवा के रहता है, तो ये तो होगा ही। जीववाद, एनिज्म, यानी जिसको हम लोग सजीवता भी कहते हैं, बच्चा हर एक निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है, यह भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता ही है। रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी, यह भी, यानी बर्फ पानी बन सकता है तो पानी बर्फ नहीं बन सकता, यह बात बच्चा को नहीं पता होता है। वो बस एक ही चीजों को जानता है, अगर बच्चा 1 से 100 तक की गिनती गिन लेगा तो 100 से 1 तक की गिनती गिनना उस बच्चे से संभव नहीं है। अपलटवारी, अपलटवारी मतलब यह अवस्था में तो होता ही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तो यह चीज होता ही है। तो क्या नहीं होता है? संधारण यानी मेंटेनेंस, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो 13 का सही आंसर कौन सा होना चाहिए बेटा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन डी ही होना चाहिए। 13 का सही आंसर कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है डाइस के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है? देखिए, डाइस के अलावा बोल रहा है, मतलब इनमें से कौन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है? एक नहीं है, बाकी सब जो है इसका हिस्सा होगा। देखेंगे यहाँ पलटवारी, तो पलटवारी तो है, रिवर्सिबिलिटी तो है, बच्चा तो बता देता, बर्फ पानी बनता है तो पानी भी तो बर्फ बन सकता है, तो एक तो होगा। के अलावा हमने बहुत बार फोकस किया था कि के अलावा, के सिवाय, केवल, इस सब शब्दों पर हम फोकस करेंगे। के अलावा का मतलब हुआ कि हमें इसमें से निगेटिव उत्तर को खोजना है। तो 14 का जो निगेटिव उत्तर है वो कौन सा हो गया बेटा? वह हो गया आपका, पहले पढ़ लेते फिर बता रहे हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक है? आप लोग का मैं कमेंट देख रहा हूं। तो 14 का जो सही आंसर है वो होगा क्या? पहले हम सब ऑप्शन को देखते हैं फिर आंसर बताते हैं। तो पलटवारी, पलटवारी तो एकदम है ही, है ना, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा, तो ए आंसर सही है। बी देखे तो आगमनात्मक तर्कना, हमने तो बताया भी था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे आगमन तर्क करने लगते हैं, लेकिन जो अमूर्त है उसमें निगमनात्मक तर्क करने लगते हैं, तो बी तो होगा, बी भी सही लिखा। हाँ, उसके बाद दैसिक चिंतन। दैसिक चिंतन मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा अपने सामने जिस चीजों को देखता है उसके बारे में सोचेगा, जो चीजों नहीं देखता उस चीज के बारे में बच्चा नहीं सोच सकता। तो यह भी तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता ही है। संरक्षण का अभाव, यह नहीं होता है, यही चीज गलत है। संरक्षण का अभाव नहीं होता है, उसके अंदर संरक्षण का सिद्धांत आ जाता है। अभाव किस अवस्था में होता है बेटा? कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करो। अभाव किस अवस्था में होता है? हाँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का पूछ रहा था, तो ये चीज नहीं होता है, उसमें तो संरक्षण का सिद्धांत आ जाता है। तो 14 में पूछ रहा है क्या नहीं होता है, मतलब के अलावा, तो के अलावा ऑप्शन नंबर डी है, ये गलत है, इसलिए ये इसका क्या है? सही आंसर है। तो 14 का सही आंसर कौन सा हो गया बेटा? 14 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15, एक सूचनात्मक बालक के निम्नलिखित में से कौन से गुण नहीं है? गुण नहीं है ना, इनफॉर्मल चाइल्ड के बारे में पूछ रहा है, अनौपचारिक बच्चा के बारे में। लचीलापन तो होगा ही होगा, वो अपनी बातों को जो है हर एक बार अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत करेगा। अपसारी चिंतन, वो अलग अलग प्रकारों से चीजों को सोचेगा। असफलता को स्वीकार कर लेना, ऐसा नहीं है ऐसे बच्चे असफलता को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, है ना। तो ये ही आंसर होना चाहिए, मतलब ये ही गुण नहीं है, इसलिए ये आंसर सही है बेटा। तो 15 का जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी असफलता स्वीकार्य। सही आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर सी। कैसा लग रहा है वीडियो? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा वर्तमान वातावरण में सामंजस्य बैठाने के लिए नया स्कीमा बनाता है, पियाजे के संदर्भ में इसे क्या कहेंगे? देखिए,
जरा आप लोग बताइएगा, इसका जवाब आप लोग दीजिए कि एक बच्चा वर्तमान वातावरण में सामंजस्य बैठाने के लिए नया स्कीमा बनाता है। मतलब क्या हुआ कि वो बच्चा वातावरण में सामंजस्य बैठा रहा है, मतलब चीजों को समझने के लिए अपने स्कीमा में कोई नए चीजों को जोड़ रहा है। इसे हम लोग एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। तो 17 का सही आंसर है ए। समायोजन नहीं कहते हैं, समायोजन तब कहेंगे जब हम अपने दिमाग में स्कीमा में चीजों को संशोधन करेंगे। ठीक है, अनुकूलन तो होगा नहीं और संतुलन होगा ही नहीं। सही आंसर कौन सा हो गया बेटा? क्वेश्चन 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मसातीकरण। कैसा लगा आपको यह वीडियो? आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक तो जरूर कर दीजिए, है ना, ताकि आप जब भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जो है कोई भी सूचना सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है बेटा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं लास्ट में कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं जहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट करें। मैं आपको कमेंट के माध्यम से चीजों को पढ़ने के बाद मैं उससे संबंधित आपको वीडियो दूंगा, सबसे पहले अपडेट दूंगा और सारी चीजों को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है बेटा, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी काफी अच्छी हो चुकी है।